गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी विद कमलेश में का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लाइमेट का सेकंड लेक्चर लिया था, ठीक है। आज उसका मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज मैं बताऊँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्लाइमेट का जो दूसरा टॉपिक है, हमारा कंपोनेंट है, वो हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुदाब, ठीक है ना। तो वायुदाब के बारे में जानना है, ठीक है। तो इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले प्रेशर को समझना जरूरी है। तो प्रेशर क्या है हमारा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रेशर क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, दाब इक्वल टू बल बाय बल बटा क्षेत्रफल। मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना। आपको ये देखना है, मतलब मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितना फोर्स लगता है, वो क्या होगा हमारा, वो प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका, तो प्रेशर तो हमारा ये हो गया, ये आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, फोर्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ना कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। किसके द्वारा, वेट ऑफ एयर, ये वर्ड याद रखना है। वेट ऑफ एयर के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया था वो हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। जैसे देखिए पृथ्वी की सतह पर वायु के भार, इसके द्वारा वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है, ठीक है। देखिए हम लोग जहां रहते हैं तो हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, छोटे छोटे उसमें क्या है, उसमें सैंड डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हमारे ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। फोर्स कैसे लगाते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोबाइल होते हैं। मोबाइल होने के कारण, मतलब गतिशील होने के कारण क्या होता है, वो टकराते हैं हमारे सर से, हमारे शरीर से। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। उसी फोर्स को हम लोग मापते हैं किसके द्वारा, वेट ऑफ कॉलम, मतलब हमारे सर के ऊपर जितना है, मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे सर के ऊपर ऐसा कॉलम बना है एयर का, उसके द्वारा जितना फोर्स लगाया गया वो क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है। ये हो गया। देखिए इसका के बारे में क्या है, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जैसे जैसे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स में ऊपर किए जाते हैं तो क्या होगा हमारा, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। प्रेशर क्या होता है, जो दाब होता है, वायुदाब, वो धीरे धीरे घटती है। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड द डिक्रीज विद द हाइट, ठीक है ना। सी लेवल में सबसे ज्यादा होता है समुद्री स्थान पे, फिर धीरे धीरे ऊपर किए जाएंगे तो क्या होगा हमारा सबसे उसके बाद घटते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर गिवन प्लेस, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ फोटो बनाया हूँ, ये हमारा सी लेवल है, ये हमारा लैंड है। तो यहाँ से यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे ऊपर क्यों जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज करेगी या घटेगी, ठीक है। ये हमारा होगा, तो ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसी का हिंदी में भी देख लीजिए, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अगला देखिए हमारा, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ गया यहाँ पे, हाँ। द हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस, ठीक है ना। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, ठीक है ना। देखिए हिंदी में क्या है, आप देख लीजिए पहले, फिर मैं समझा देता हूं आपको। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान के उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए ये मान लीजिए हमारा सरफेस है, ये लेवल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हमारा ज्यादा है। मान लीजिए कितना टेम्परेचर है हमारे यहाँ पे, हमारा टेम्परेचर है 35 डिग्री। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है। तो इसके तुलना में ये क्या है, कम टेम्परेचर है, ठीक है ना, मतलब यहाँ कोल्ड हो गया उसकी तुलना में।
तो टेम्परेचर क्या होता है, तुलनात्मक होता है, रिलेटिव होता है, हमेशा बताता हूँ, ठीक है ना। इसकी तुलना में कम तापमान है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस वाले जो यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो एयर होगा वो एयर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद क्या होगा, एयर हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ये देखिए एयर उठ के क्या हो गया, यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम, थोड़ा बहुत एयर बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कम एयर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो इसके तुलना में क्या होगा, कम हवा यहाँ ऊपर उठेगी, यहाँ पे क्या होगा, नीचे में ही क्या होगा, बहुत सारा ज़्यादा हवा यहाँ पे बैठा रहेगा, सेटल डाउन रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा हवा है, मतलब ज़्यादा मोलिक्यूल्स है, यहाँ पे कम हवा है, मतलब ये कम मोलिक्यूल्स होगा। यहाँ पे जितना ज़्यादा मोलिक्यूल्स होगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, कम मोलिक्यूल्स होगा मतलब कम प्रेशर होगा, इसलिए क्या होगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, इसके तुलना में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और ये क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर होगा। ज़्यादा हवा हाई प्रेशर, कम हवा लो प्रेशर, ठीक है। इतना में ज़्यादा मोलिक्यूल्स मतलब हाई प्रेशर, कम मोलिक्यूल्स मतलब लो प्रेशर, ऐसे समझना है आपको। इसका मतलब देखिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लो प्रेशर होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। ये रिलेशनशिप आपको देखना है। अब बताइए विंड्स कहाँ से बहती है, हाई टू लो, हवा यहाँ से यहाँ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है इस संसार में हमेशा ज़्यादा से कम की ओर ही जाती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से इधर की ओर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझाया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि एयर देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड, गर्म हो जाती है, एंड राइजेस, और गर्म होने उठ जाती है। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर, एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काइज एंड द वेट वेदर, ठीक है। ये वाला चीज ये तो बता चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला देखिए हमारा, वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, ये तो मैंने बता दिया। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मिलीबार, ठीक है ना। वायुदाब को मापने के लिए इकाई मिलीबार है, इसका इकाई क्या है, देखिए प्रेशर को मापने का यूनिट क्या है हमारा, पास्कल है, एटीएम है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, मिलीबार है, ठीक है, या शॉर्ट में बोल सकते हैं एमबी, ठीक है ना, मेगाबाइट नहीं, मिलीबार। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मर्करी बैरोमीटर और एंड्रॉयड बैरोमीटर, ठीक है ना। इसको कैसे मापा जाता है, वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी, पारद मतलब क्या होगा, मरकरी, पारद वायुदाब मापी अथवा निर्द्रव बैरोमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका ये मापने का यंत्र हो गया, ये पूछा जाता है कितनी बार छोटे छोटे एग्जाम में, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया मैं। अगला देखना है कौन सा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने पढ़ा लास्ट वीडियो में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वैसे ही हम लोग पढ़ना है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पढ़ना है। तो इसका भी दो टाइप हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण हो गया। दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विथ हाइट। लोअर एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, इसकी हाइट कितना है, 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये जितने सारे मैं टेम्परेचर या प्रेशर की बात करूंगा, सिर्फ ट्रोपो, इसका संबंध क्या है, ट्रोपोस्फीयर से संबंधित है। मतलब जो एटमॉस्फेयर का 5 लेयर है, लेकिन सबसे निचला लेयर का नाम क्या है हमारा, ट्रोपोस्फीयर है, बस वहीं तक। उसके ऊपर है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, वो सबका हम लोग को मतलब नहीं है। सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वेदर, जितना सब कुछ जो सारा है वो सारा काम कहाँ पर होता है हमारा, ट्रोपोस्फीयर, मतलब ट्रोपो मतलब 14 किलोमीटर तक, बस इतना। ये लोअर एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया हमारा, ठीक है। अगला, द डिक्रीज अमाउंट ऑफ टू अबाउट 1 MB फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन, मतलब 10 मीटर यदि ऊपर क्यों जाएंगे तो कितना होगा, 1 मिलीबार टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हिंदी में देख लीजिए, वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता के साथ घटता है। यह ह्रास दर मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज, ह्रास दर मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। देख लीजिए, ये देखिए मेरा ग्राउंड है, यहाँ से हमने 10 मीटर गया तो कितना घट गया, 1 MB घट गया, 1 मिलीबार घट गया। फिर 10 मीटर जाएंगे फिर 1 मिलीबार, फिर 10 मीटर जाएंगे तो 1 मिलीबार हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, 10 मीटर में क्या हो गया हमारा, 1 मिलीबार हो गया, तो 100 मिलीमीटर में कितना होगा, 10 मिलीबार होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो 100 मिलीबार में कितना होगा, 100 मीटर में 10 मिलीबार होगा। इसी तरह से 1000 मीटर में कितना होगा हमारा, 100 मिलीबार होगा। इसीलिए देखिए प्रेशर कितना डिक्रीज करता है, 100 मिलीबार कितना पर 1000 मीटर। ऐसा क्यों हमने किया, देखिए ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि देखिए टेम्परेचर में हमने जो निकाला है, टेम्परेचर का रेट क्या है, पर 1000 निकाला, इसको भी हमने 1000 निकल दिया।
टेम्परेचर 1000 मीटर में कितना है हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करती है। प्रेशर 1000 मीटर में कितना 100 MB मिलीबार डिक्रीज करती है। ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान वायुदाब का हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। दूसरा हमारा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या हो गया, वायुदाब का क्षैतिज वितरण हो गया। आप देख लीजिए इसमें स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। मतलब जो विंड का जो डायरेक्शन और वेलोसिटी में थोड़ा सा भी ये दोनों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि थोड़ा सा प्रेशर में अंतर डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा हमारा, उससे इन दोनों का डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे फोटो है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये एक प्लेस है, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 मिलीबार है, यहाँ पे 15 मिलीबार है, यहाँ 20 मिलीबार है, यहाँ 100 मिलीबार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 से 15 है तो यहाँ का स्पीड क्या होगा, डिफरेंस थोड़ा कम है तो यहाँ का स्पीड क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि अंतर थोड़ा और बढ़ गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर हो गया इसलिए क्या होगा, यहाँ का स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। इसका स्पीड क्या हो रहा है या वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है किसमें, इसके प्रेशर डिफरेंस पे। दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए अब 20 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 10 डिग्री है, 10 MB है, ये 20 MB है और यहाँ पे 15 MB, तो ये कहाँ से जाएगी, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, सबसे कम की तरफ आएगी। तो इसका हवा कहाँ आएगा, यहाँ, मतलब इधर ना जाके ये भी हाई प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर, ये लो प्रेशर होगा इसकी तुलना में, तो यहां से यहां ना जाके ये यहां से यहां आएगी, क्योंकि ये ज्यादा लो प्रेशर है इसलिए क्या होगा, यहां तक आएगी। इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, डिसाइड करता है, ठीक है। तो पवनों की दिशा एवं वेग के संदर्भ में वायुदाब के अल्प अंतर भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ये बताया अभी। अगला देखिए मैंने, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग द आइसोबार एट कांस्टेंट लेवल, ठीक है ना। जो इसका जो क्षैतिज वितरण है उसको आइसोबार के द्वारा, समदाब रेखाओं के द्वारा इसे पढ़ा जाता है। तो समदाब रेखा क्या होता है वो बता देता हूं अभी। आइसोबार्स आर लाइंस कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समताप रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समुद्र तल पर एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फोटो बना दिया हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर कितना है, 10 MB है, 10 मिलीबार है, यहाँ पे 10 मिलीबार है, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे भी 10 मिलीबार है, ठीक है। तो ये 10 मिलीबार हमारा पूरा इलाका हो गया। अब मान लीजिए ये 10 मिलीबार समान क्षेत्र वाले को मिलाने वाला जो रेखा है, समान प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले क्षेत्र को मिलाने वाला जो रेखा बन रही है, ये रेखा को क्या कहा जाएगा, आइसोबार। आइसो मतलब समान, बार मतलब प्रेशर, सम मतलब समान, दाब मतलब समान दाब वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइसोबार हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमने लास्ट वीडियो में बताया नहीं था आपको, आइसोथर्म बताया नहीं, टेम्परेचर में मैं छूट गया था, ये मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आइसोथर्म मतलब समान टेम्परेचर वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर कितना 10 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री, तो इन लाइंस, इन सभी प्लेसेस को मिलाने वाला लाइंस को क्या बोला जाएगा, आइसोथर्म बोला जाएगा या समताप रेखाएं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये समताप रेखाओं समदाब रेखाओं के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है विंड्स के बारे में। तो विंड्स के बारे में अभी बताना है, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। तो प्रेशर डिफरेंस जब भी क्रिएट होता है तभी जाके क्या होती है, हमारा विंड्स आती है। तो विंड्स बनने के पीछे कारण क्या, हमारा प्रेशर डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 मिलीबार है, यहाँ पे 10 मिलीबार है, दोनों जगह का क्या हो गया, प्रेशर बराबर होगा, यहाँ पे हवा बहेगी नहीं, तो ये क्या होगा, स्टैटिक रहेगा। एयर का क्या होगा, मूवमेंट है, होगा नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 MB है, यहाँ पे क्या होगा 25 MB हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कितना है 15 MB हो गया। अब हवा क्या होगा, हाई प्रेशर से क्या होगा, इधर लो प्रेशर की ओर बहना चालू हो जाएगा, यहाँ से इधर भी हो सकती है चालू, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, हवा का बहना शुरू हो गया। तो ये हवा जब बहती है इसी को कहा जाता है विंड कहा जाता है। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है ना। लेकिन क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना चाहिए, वर्टिकल नहीं। ये वर्टिकल मान लीजिए जैसे सरफेस ऊपर की उठेगी, ये राइज होना कहा जाता है, ये वर्टिकल मूवमेंट को राइज होना कहा जाता है, इसे विंड नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा विंड, इसे बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। देखिए इसका डेफिनेशन, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। उच्च वायुदाबीय क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज प्रवाह को
कहलाता है, पवन कहलाता है, को ये ध्यान रखना है। क्षैतिज प्रवाह होगा, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं होना। तो ये हो गया हमारा विंड की परिभाषा। इसीलिए हनुमान को क्या कहता है, पवन पुत्र हनुमान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हनुमान जी भी क्या होते हैं, वो भी उड़ते हैं। जब तक आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगा, आपको धर्म अध्यात्म के बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो दो ही सब्जेक्ट है आपको, तो वही सारे ज्ञान आपको समावेश है उसमें। एक हिस्ट्री है, दूसरा क्या है हमारा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी खास करके ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट की क्या है, माँ है। तो बिना ज्योग्राफी को अन्य सब्जेक्ट को जानना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। पवनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या हो गया हमारा, अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो ये हमारा देखिए टेबल बना दिया हूं मैं यहाँ पे। तो पहला हमारा कौन सा है, परमानेंट विंड्स। तो नाम से पता चला परमानेंट मतलब जो सालों भर बहती हो। द विंड्स दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स, ठीक है ना। नाम से पता चला अस्थायी पवने क्या होगा, ऐसी पवने जो सालों भर एक निश्चित दिशा में बहती है, सालों भर बहती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना आपको बस। इन्हीं क्या कहता है, परमानेंट विंड्स। अब इन्हीं का क्या है हमारा 3 टाइप्स है परमानेंट विंड्स का। 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स। हमारा कौन हो गया, ईस्टर्लीज पूर्वी पवने, वेस्टर्लीज पछुआ पवने, और तीसरा हो गया पोलर ईस्टर्लीज। देखिए जो विंड्स का नेमिंग होता है वो डायरेक्शन के आधार पर कहती है, जिस डायरेक्शन से वो आती है उस आधार पर नेमिंग है। जो ईस्ट की ओर से आ रही है वो ईस्टर्लीज हो गया, पूर्व की ओर से आ रही है पूर्वा पवने हो गया, पश्चिम से ओर आ रही है पछुआ पवने हो गया, वेस्टर्लीज हो गया। पोल से आ रही है लेकिन ध्रुव से आ रही है लेकिन ईस्ट की ओर से आ रही है, तो क्या हो गया, पोलर ईस्टर्लीज हो गया, ठीक है। इस तरह देखिए फिर हमको देखिए आगे पढ़ना है कि जो ईस्टर्लीज को भी 2 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ ईस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज, मतलब उत्तरी पूर्वा पवने, दक्षिणी पूर्वा पवने। वेस्टर्लीज का भी 2 पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टर्लीज, साउथ वेस्टर्लीज हो जाएगा, उत्तरी पछुआ पवने, दक्षिणी पछुआ पवने। इसी तरह सेम क्या होगा, पोलर का भी हो जाएगा हमारा 2 पार्ट में हमारे, ठीक है। तो उसको समझने के पहले हम लोग को क्या है, ये डायग्राम समझना है। इस डायग्राम का नाम क्या है हमारा, ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है इसको त्रिकोशिकीय परिसंचरण, ठीक है। इसका मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगा आपको, पहले आप देख लीजिए, इधर देख लीजिए ये क्या होता है। द एयर एट द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, rises because of convection caused by high insolation and low pressure is created। देखिए उच्च सूर्यताप होने के कारण होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और निम्न वायुदाब का सृजन करती है। मतलब क्या हो गया, देखिए जो क्षेत्र है हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, 0 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा इसमें परिचय कराते हैं आपको, ठीक है। ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, ये जो बीच वाली लाइन है, और ये जो 2 लाइन दिखाया मैं वो क्या है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण है। ये जो डॉट डॉट करके 2 लाइन बनाया हूँ ये क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ हो गया। ये क्या हमारा 60 डिग्री नॉर्थ है और 65 डिग्री नॉर्थ है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव हो गया। ये क्या है हमारा 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ होगा। ये क्या है 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ हो गया। ये लाइन्स हो गया, ये लाइन आपको याद रखना है। यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री साउथ हो गया, मतलब उत्तरी ध्रुव हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो टेम्परेचर क्या होता है, इक्वेटर में 90 डिग्री सनराइज पड़ती है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। हालांकि मैंने बताया था 20 डिग्री नॉर्थ में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन को छोड़ देना है, आपको जनरल लेना है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पड़ती है। अब देखिए ऐसे में क्या होगा, यहाँ का एयर क्या होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, वो एयर क्या होगा, हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या होता है, वो एयर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है, ऐसे ऊपर की ओर। ऐसे में तो फिगर तो मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो 2D है पेज। तो इसको दिखाने के लिए मैंने देखिए फिगर ऐसे, ये देखिए ऊपर उठ रही है हवा, ये यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ठीक है। ये ऊपर उठ रही है, ये किस तरह से, कन्वेक्शन के रूप में। कन्वेक्शन किसको बोला जाता है, जब हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है उसी को कन्वेक्शन बोला जाता है। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा सूर्यताप या ज्यादा इंसोलेशन के कारण क्या हो रहा है, ये हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ठीक है।
जब ये हवा ऊपर उठ गई तो नीचे क्या होगा, हवा कम हो जाएगी ना, इसे यहाँ से हवा ऊपर उठ गई। देखिए ये पूरा बेल्ट है ना, ये पूरा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस पूरे बेल्ट से हवा क्या हो रही है, इस तरह से ऊपर की उठ रही है। तो पूरा बेल्ट में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना। तो जहाँ खाली हो गया मतलब हवा कम हो गया। जहाँ हवा कम होता है वहीं क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इसलिए पूरा बेल्ट क्या हो गया, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है, लो प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है ITCZ बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसका मैं कारण अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया, हवा ऊपर उठ गई। हवा ऊपर उठने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, जो ऊपर में ये गोल सा बनाया हुआ है, ये क्या हमारा ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल का सबसे निचला लेयर है। इसकी हाइट कितना है, 14 किलोमीटर है इसकी हाइट। यहाँ सरफेस से कितना है हाइट, 14 किलोमीटर। ठीक है, इसका हाइट कितना, 14 किलोमीटर। अब देखिए ये हवा यहाँ से जाती है। आपको देखिए एटमॉस्फेयर का 5 लेयर्स होते हैं, 5 परत होते हैं, लेकिन 5 लेयर जानना नहीं, सिर्फ ट्रोपोस्फीयर। क्योंकि हवा का संबंध, हवा मौसम से जितनी सारी घटनाएं होंगी, सारा संबंध क्या है हमारा, ट्रोपोस्फीयर से। ट्रोपोस्फीयर में ये ठीक है, जो ट्रोपोस्फीयर में सब कुछ घटनाएं होती है, इसलिए इसको जानना है। अब यहाँ हवा यहाँ से ऊपर उठती है और ट्रोपोस्फीयर इसको क्या करती है, रोक लेती है, यहाँ से रोक लेती है, इससे ऊपर हवा जा नहीं पाती है। अब क्या करेगी हवा, अब क्या होगा, ये हवा इधर मुड़ जाती है और हवा इधर मुड़ जाती है। इधर मतलब क्या, नॉर्थ पोल की ओर, इधर साउथ पोल की ओर घूम जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब घूमने का क्या हो गया, अब इतना ट्रेवल करने के बाद मतलब यहाँ से 14 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लगभग कितना है हमारा, 3000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जितना एनर्जी लिया, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर उठने के बाद जो एनर्जी लिया, तो अब देखिए यहाँ से उठी, यहाँ से ऊपर उठ गया ऊपर, फिर इधर इतना ट्रेवल करता है 30 डिग्री तक, फिर यहाँ से क्या होगा, नीचे हवा नीचे आएगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के बाद यहाँ सीधा ऊपर उठी, फिर इतना ट्रेवल की। ठीक है ना, तो ये एनर्जी ट्रेवल करने के बाद, इस चीज़ को मैं ऐसे दिखाऊँ, यहाँ से यहाँ तक इतना ट्रेवल करने के बाद इसका एनर्जी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। एनर्जी लॉस्ट हो गया तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके एयर का पास आ गए हैं। तो पास हो गया तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, वो हल्का मतलब भारी हो गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसमें अब एनर्जी रहा नहीं। अब भारी होने के बाद कारण क्या हो गया, ये हवा धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ जमा होने के बाद क्या हो गया, हवा धीरे सिंक करने लगी। कहाँ पे, 30 डिग्री या 30 से 35 डिग्री के बीच क्या होता है, ये हवा धीरे धीरे अवतलन होने लगा, सिंक करने लगा, डूबने लगा। ये चीज लिखा हूं, देखिए आगे। It reaches the top of the troposphere up to an altitude of 14 km, moves towards the poles. This causes accumulation of air about the 30 degree north and south. Part of the accumulated air sinks to the ground and forms the subtropical high. ठीक है, यह क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है और फिर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री के उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण पर वायु एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च वायुदाब बनाता है। ठीक है, मतलब देखिए अभी वही चीज समझाया मैंने, ये हवा ऊपर उठ गई, फिर इधर सीधर चलती है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, जमा हो गया, फिर यहाँ पे सिंक होने लगती है, और इस वाले क्षेत्र में क्या हो गया, फिर जमा हो गया। अब देखिए ये पहले यहाँ पे क्या हो गया, हवा कम है तो लो प्रेशर हो गया। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हवा है, इस जो हमारा 30 डिग्री या 30-35 डिग्री जो लैटिट्यूड है दोनों के बीच, हवा तो पहले से है, ऊपर से और हवा आ गई, तो हवा प्लस हवा क्या हो गया, बहुत हवा, इसलिए क्या हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। इसे याद रखना है। इधर भी देखिए यहाँ पे भी हवा आके जमा हो गई, तो यहाँ पे हवा प्लस हवा क्या हो गया, बहुत हवा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब हो गया। क्यों, देखिए ये क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर है, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब है। ट्रॉपिकल मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, और लो प्रेशर हो गया। ये सब ट्रॉपिकल मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है, देखिए यहाँ पे ज्यादा होगा, इससे धीरे धीरे ऊपर हमने बताया था ना कि ट्रॉपिकल से इक्वेटर के आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे धीरे धीरे आएंगे थोड़ा टेम्परेचर कम होगा ना। तो जिस तरह से क्या होता है, इंस्पेक्टर के नीचे क्या होता है, सब इंस्पेक्टर, क्योंकि सब इंस्पेक्टर छोटा होता है इसलिए क्या होगा, सब लग गया। तो ट्रॉपिकल के नीचे टेम्परेचर कम है इसलिए क्या होगा, इसमें सब ट्रॉपिकल लग गया, ये भी क्या होगा, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, हिंदी में क्या होगा इसका, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। देखिए उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी होता है, ये उष्ण कटिबंधीय उच्च निम्न वायुदाब हुआ। लेकिन ये क्या, उसमें उप लगा देते हैं, जैसे कप्तान के नीचे क्या होता है, उप कप्तान होता है, और उप कप्तान छोटा हो गया, तो उप प्लस उष्ण क्या हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय। देखिए मैं बहुत सारे चीजें हैं जो बताने के लिए बता रहा हूं, आप ध्यान से देना, वीडियो को रोक रोक के देखना, भले मेरा थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये वाला क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, अब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे भी हाई प्रेशर। हवा कहाँ से बहती है, हाई से लो। देखिए फिर से एक बार समझाता हूँ, ये हवा जमीन में थी, यहाँ से गर्म होने के बाद इतना ऊपर उठ गई, फिर इसने 30 से 35 डिग्री चलती है, फिर हवा यहाँ क्या होता है, भारी होने के कारण क्या होगा, यहाँ से फिर नीचे आती है, कहाँ पे 30-35 डिग्री तक नीचे आ गई। अब नीचे से क्या होगा,
हवा यहाँ से इधर फ्लो करेगी और ये हवा यहाँ से इधर फ्लो करेगी, ठीक है। तो हाई से लो की ओर, क्योंकि हवा से लो पर फ्लो करती है, तो इसी को कहा जाता है क्या, हमारा नॉर्थ ईस्टर्लीज। क्यों इसमें नॉर्थ ईस्टर्लीज, देखिए इसका नेमिंग क्या है, किस आधार पे होता है। हवा जिस डायरेक्शन से, जिस दिशा से बहती है, उसका नेमिंग उसी आधार पे होता है। ये क्या हमारा नॉर्थ, ये क्या हो ईस्टर्लीज, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्लीज हो गया। ये क्या है ईस्टर्लीज, ये क्या हो साउथ, ये क्या हो गया हमारा, इसका डायरेक्शन साउथ ईस्टर्लीज हो गया। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, ईस्टर्लीज, तो इन दोनों का नाम क्या हो गया हमारा, ईस्टर्लीज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वा पवने बोलते हैं। लेकिन देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्लीज, उत्तरी पूर्वा पवने। ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए क्या हो गया इसका, साउथ ईस्टर्लीज हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने पहला विंड लिखाया हूं, परमानेंट विंड्स का पहला विंड कौन सा है, ईस्टर्लीज है। इसके दो टाइप हो गया, नॉर्थ ईस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज, उत्तरी पूर्वा पवने, दक्षिणी पूर्वा पवने। बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है इसमें, ठीक है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है ना। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है ना। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, पूरा तीनों के बारे में डिटेल करने का क्या है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए ये हवा यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ चली आई इस तरह से, ये हवा इधर आई इस तरह से होते हुए फिर इस तरह से हो गया। तो ये जो सेल बना ना, इस सेल का नाम क्या हो गया हमारा, हेडली सेल हो गया। इसका भी सेल का नाम क्या हो गया, हेडली सेल हो गया, क्योंकि हेडली नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। और देखिए बैटरी के सेल की तरह लग रहा है ना ये वाला, इसलिए क्या हो गया, ये सेल हो गया, हेडली सेल हो गया। इस चीज को मैं लिख दिया हूं इधर। देखिए डाउन बिलो द नियर द लैंड द सरफेस, डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवार्ड्स द इक्वेटर एज ईस्टर्लीज एंड द ईस्टर्लीज फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर कन्वर्जेस इन द ITCZ, ठीक है ना। देखिए अभी मैंने बताया ये ईस्टर्लीज के रूप में फ्लो करती है, दोनों कहाँ मिलती है, ये ITCZ में, दोनों कन्वर्ज कर जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। अभी मैंने बताया विषुवत वृत्त के दोनों तरफ प्रभावित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती है। दोनों कहाँ मिलती है, ये ITCZ में मिलती है, इसी का नाम हो गया अंतर कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों ना अंतर कटिबंधीय क्षेत्र नाम पड़ा, क्योंकि देखिए अंतर मतलब क्या होगा, इंटर मतलब हो गया दो लैटिट्यूड के बीच, तो किसके बीच, इसके और इसके बीच है, इसलिए क्या होगा इसका नाम इंटर। ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक्स के बीच है ना, क्योंकि इधर क्या होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर क्या होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, इसलिए क्या हो गया इसका ट्रॉपिकल हो गया। कन्वर्जेंस मतलब दो हवाएं यहाँ क्या मिल रही है, इसलिए क्या होगा कन्वर्जेंस हो गया, अभिसरण हो गया। जोन मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी इसकी लंबाई होगी, और ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी, इसलिए नाम हो गया ITCZ। अंतर हो गया दो के बीच, कटिबंध मतलब कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण हो गया, क्षेत्र मतलब क्या हो गया, जोन मतलब क्षेत्र हो गया, ठीक है। पृथ्वी की सतह की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण कोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा इसमें इंग्लिश में दिया नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लीजिए। सच सर्कुलेशन फ्रॉम सरफेस अपवर्ड मतलब सरफेस से अपवर्ड की ओर, एंड वाइस वर्सा, और अपवर्ड से मतलब सतह से ऊपर की ओर बहती है और ऊपर से नीचे की ओर, कॉल्ड सेल। देखिए यहां से सरफेस से ऊपर की ओर बहा और ऊपर से नीचे की ओर, सतह से क्या ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, तो इसी को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। इस सेल का नाम क्या है, हेडली सेल। सच ए सेल इन ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड हेडली सेल। ट्रॉपिक्स में सेल को क्या कहा जाता है, हेडली सेल कहा जाता है। हिंदी में देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर, कहां से, सतह से ऊपर दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में मतलब ऊपर से सतह की ओर होने वाले परिसंचरण को कोस्ट कहा जाता है। सेल को हिंदी में कोस्ट कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को हेडली सेल कहा जाता है। ये याद रखना, आपको पूछा गया हेडली सेल किससे संबंधित है, तो ईस्टर्लीज विंड से, या फिर ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में होता है, किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया किसके बारे में, ईस्टर्लीज के बारे में। अगला हमारा कौन सा है, वेस्टर्लीज। देखिए इस वाले क्षेत्र में क्या देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट की ओर ईस्ट। अब इसके कारण क्या होता है, यहाँ की जो इसके ऊपर जो हवा होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे मान लीजिए जैसे देखिए, कैसे मैं बताऊं आपको, ये तो समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लिया बचपन में हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी में क्या करते हैं, रस्सी बांधते हैं और रस्सी में क्या होता है, पत्थर होता है, और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जोर जोर से घुमाते हैं इस तरह से, ठीक है।
यहाँ पे जगह भी नहीं है, मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए ये डंडा है मान लीजिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते बचपन में देखते थे, अब एक रस्सी बांधते थे और बड़ा सा एक पत्थर बांधते थे और जोर से इस तरह से घुमाते थे चारों ओर, ठीक है। और चारों ओर जब घुमाते थे हम लोग, ठीक है ना, तो आपको लगता था कि ये जो पत्थर है ये क्या होता था, ये दूर की ओर क्या होता, भागने की कोशिश करता था। मतलब क्या होता, ये क्या होता था, इससे छूटने की कोशिश करता था, हमें भागने की कोशिश करता था, ठीक है ना। या आपने ये भी नहीं देखा होगा तो आप देखेंगे कि जो बचपन में जो मेला में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो घोड़ा वाला होता था, जो घूमने वाला, ऐसे घूमते थे, ठीक है ना, घोड़ा में बैठ के। तो क्या था, जो आपका घोड़ा होता था वो क्या दूर क्यों भागने की कोशिश करता था। तो ऐसे ही क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में ये अर्थ रोटेट करती है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो इसके ऊपर जो एयर है, इस वाले लैटिट्यूड के ऊपर जो एयर है वो दूर की ओर भागने की कोशिश करती है। और इसके कारण क्या होगा, यहाँ की हवा धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठती है। फिर क्या होता है, बस यही वाला बात, फिर ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, हवा दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर चली जाती है, फिर एक इधर चली जाती है, फिर ये यहाँ पे सिंक करती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री 35 डिग्री में क्या होती है, हवा नीचे अवतलन होता है। इधर क्या 90 डिग्री में फिर इसका अवतलन होता है, फिर क्या होता है, फिर इधर आती मूवमेंट होता है। फिर ये मैं बताऊंगा इसी चीज को, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन द मिडिल लैटिट्यूड्स द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ द सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है ना। इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, देखिए यहां से क्या हो रही है, देखिए ये वाला क्षेत्र क्या है, हाई प्रेशर है, तो यहां से क्या जा रही है, गर्म वाला क्षेत्र जा, यहाँ पे गर्म वाली विंड जा रही है, और यहां से क्या आ रही है, पोलर रीजन से जो हवा आ रही है, ये देख रहे हैं आप क्या है, ये ठंडी वाली है। तो ये क्या होता है, जो ये वाली हवा डूब, ये मतलब ये अवतलन होता है, नीचे की ओर आती है। लेकिन यहाँ से जो ये वाली हवा है, ये क्या होता है, धीरे धीरे गर्म वाली हवा यहाँ जाने के बाद फिर वापस यहाँ से ऊपर उठने लगती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर इस लैटिट्यूड के बाद ऊपर की ओर उठने शुरू होती है, ठीक है। ऐसे देखिए ये हवा क्या होगा, नीचे से यहाँ फ्लो करती है, यहाँ से क्या होता है, वापस गर्म होने के बाद ये गर्म हवा फिर यहाँ से फिर ऊपर उठने लगती है, या ऐसे दिखाया मैंने, यहाँ से इधर फ्लो करती है। हिंदी में क्या लिखते हैं, मध्य अक्षांशीय मतलब क्या है, या मिडिल लैटिट्यूड मतलब हो गया 60-65 डिग्री नॉर्थ या साउथ। परिसंचरण में ध्रुवों से प्रभावित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है, ठीक है, ठंडी पवनों का अवतलन होता है। देखिए ये वाला यहाँ से आ रही है ठंडी पवन, यहाँ से आता है। और उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधीय क्षेत्र में आती गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाती है, और ये जो यहाँ से आ रही है सब ट्रॉपिकल रीजन से यहाँ से आती है, और ये हवा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। धरातल पर ये पौने पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है। यह कोस्ट फेरल कोस्ट, पछुआ पौने और फेरल कोस्ट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, एट द सरफेस दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड द सेल नोन एज द फेरल सेल, ठीक है ना। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या है हमारा, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब इसका डायरेक्शन देख लीजिए, ये भी हमारा क्या है, हमारा इसका जो डायरेक्शन हमारा क्या है, ये हमारा हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया इसका डायरेक्शन। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ हो गया। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, वेस्ट हो कॉमन है हमारा, इसलिए ये वाला और ये वाला का नाम क्या है हमारा, वेस्टर्लीज है। इन दोनों का नाम क्या है, वेस्टर्लीज हो गया, ठीक है। लेकिन ये नॉर्थ में इसलिए क्या होगा, नॉर्थ वेस्टर्लीज, साउथ में है इसलिए साउथ वेस्टर्लीज। इसके लिए इसके भी क्या होगा, पछुआ पवन का भी दो पार्ट होगा, उत्तरी पछुआ पवने और दक्षिणी पछुआ पवने, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, यहां से हवा ऊपर उठ गई। अब जब यहां से हवा ऊपर उठेगी तो हवा यहां से ऊपर उठ गई है, यहाँ हवा की मात्रा कम हो गया, तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा हमारा, ये लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से भी हवा क्या हो जाएगी, देखिए यहां से भी हवा ऊपर उठ जाएगी, इसलिए ये भी क्षेत्र क्या होगा हमारा, लो प्रेशर होगा। और यहां आने के बाद हवा ये ट्रेवल करती है, फिर यहाँ पे सिंक कर जाती है, तो यहाँ हवा ऑलरेडी है, फिर यहाँ से ऑल हवा आ जाती है, हवा प्लस हवा बहुत हवा, इसलिए क्या होगा, ये हाई प्रेशर होगा या उच्च वायुदाब होगा। ये भी क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, यहाँ पे भी पोल, ये इसलिए दोनों पोल क्या होगा हमारा, हाई प्रेशर हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो देखिए कितना अल्टरनेट है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, पूरा अल्टरनेटिव है, ठीक है। ये तो हो गया, दूसरा हमारा हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो सेल बना हमारा, देखिए यहाँ पे ये हवा यहाँ से ऊपर उठी, इस तरह से गई, फिर यहाँ नीचे सिंक हुआ, फिर इस तरह से आ गया, इस सेल का नाम क्या हो गया हमारा, फेरल सेल हो गया। और इधर भी क्या है हमारा,
फेरल सेल हो गया। तो दो सेल हो गए फेरल सेल, 2 हेडली सेल हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखिए हमारा, एट द पोलर लैटिट्यूड्स द कोल्ड डेंस एयर सबसाइड्स नियर द पोल्स एंड ब्लोज टुवर्ड्स द मिडिल लैटिट्यूड्स एज ए पोलर स्टर्लिस। दिस सेल इज कॉल्ड पोलर स्टर्लिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हवा है, यहाँ पे जो ये हवा है कोल्ड एयर है, यहाँ पे क्या होती है, ये सबसाइड होती है, मतलब नीचे अवतरण होता है। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, नीचे क्या आती है, तो ये ठंडी हवा है, यहाँ पे गिरने के कारण क्या होगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन बन जाता है। और यहाँ से जो हवा बहती है इसको कहा जाता है पोलर स्टर्लिस। देखिए यहाँ से भी जो हवा जा रही है ये क्या है, पोलर स्टर्लिस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पोलर, और जो इससे जो सेल बना, यहाँ पे जो सेल बना आप देखेंगे, यहाँ से इस तरह होते हुए इस तरह ये सेल हो गया हमारा पोलर सेल। यहाँ पे भी देखिए यहाँ से इस तरह से होते हुए जो सेल बना ये हो गया पोलर सेल, या हिंदी में कहा जाता है इसे ध्रुवीय सेल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका भी तीसरा हमारा कौन सा हो गया, पोलर स्टर्लिस हो गया, या फिर ध्रुवीय पूर्वापवन है। इसका भी 2 टाइप हो गया, नॉर्थ पोलर स्टर्लिस मतलब उत्तरी ध्रुवीय पूर्वापवन है। दूसरा हो गया साउथ पोलर स्टर्लिस, दक्षिणी ध्रुवीय पूर्वापवन है, ये हो गया, ठीक है। तो प्रेशर बेल्ट आपको याद रखना सबका, कौन कहाँ पे प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर कौन सा है, सब ट्रॉपिकल हाई कौन सा हो गया। देखिए ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल लो प्रेशर हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया, ये क्या सब पोलर, पोलर के नीचे है ना, सब पोलर लो प्रेशर हो गया, ये पोलर हाई प्रेशर हो गया, ये हमारा क्या हो गया ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया, ये सब पोलर लो प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया पोलर हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। देखिए 3 सेल हो गया, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल हो गया। 3 विंड हो गया हमारा, कौन सा, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 हमारा प्रेशर बेल्ट हो गया, लो प्रेशर 4 हो गया एक्चुअली, लो प्रेशर इसको तो नहीं माने तो 3 ही होगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये तो बीच वाला इसको छोड़ दीजिए, इसमें भी 3 हो गया। 3 प्रेशर बेल्ट, 3 सेल हो गया, 3 हमारा विंड्स हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन हो गया। ट्राई मतलब 3 हो गया, सेलुलर मतलब सेल है, ठीक है, 3 मतलब 3, कोशिका मतलब कोशिका, इसको कोशिका बोला जाता है, सेल को कोशिका। सर्कुलेशन मतलब देखिए सर्कल जैसा है ना, घूम रही है वापस आके, उसका कोई एंड नहीं है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये हमारा है ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है, मतलब नीचे आती है, ठीक है ना। देखिए अभी मैंने बताया फोटो में, ये जो हमारा क्या है, जो डेंस एयर है मतलब सघन है, यहाँ पे क्या होती है, सबसाइड होती है, मतलब अवतलन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बन जाता है, और मध्य अक्षांशों की और ध्रुवीय पवनों का रूप में प्रवाहित होती है। इस कोस्ट को ध्रुवीय कोस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है, मध्य अक्षांश मतलब यहाँ से इधर क्या होता है, फ्लो करती है पोलर स्टर्लिस के रूप में, ध्रुवीय पवनों के रूप में, ठीक है ना, ध्रुवीय पूर्व। अगला देखिए, दीज 3 सेल्स सेट पैटर्न फॉर द जनरल सर्कुलेशन। दीज 3 सेट्स क्या है हमारा, दीज 3 सेल्स सेट अ पैटर्न फॉर द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यही 3 हमारा क्या है, जो विंड्स बताया मैंने, सर्कुलेशन 3 विंड्स बोलिए या तीनों को सर्कुलेशन बोलिए, यही इसी को बोला था हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसी कारण सब कुछ क्या, इसी कारण होता है, बादल बनना, मौसम, सारा कुछ इसी का कमाल है। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू द हायर लैटिट्यूड्स मेंटेन द जनरल सर्कुलेशन, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा सर्कुलेशन, इसका फायदा क्या है, ये जो हमारा देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हवा ऊपर उठी, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से जो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ से टेम्परेचर लेके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर यहाँ से फिर इस तरह से यहाँ चला गया। इस तरह से पूरा टेम्परेचर को, अर्थ का क्या है ना, पूरा टेम्परेचर क्या है ना, अर्थ में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पुनर्वितरण करता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, पूरा पृथ्वी का तापमान एक समान रहता है। नहीं यदि मान लीजिए ये सर्कुलेशन ना होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता, कहीं पे एकदम पूरा ज्यादा ही ज्यादा रहता, कहीं पे कम होता, सब जगह समान नहीं रहता, क्योंकि ये हवाएं क्या करती है, टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। कहाँ से, लोअर लैटिट्यूड से ले जाती है पोल्स की ओर, ठीक है, क्योंकि पोल्स में तो एनर्जी कम है, लेकिन कहाँ से आता है फिर वहां पे टेम्परेचर, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हवा के माध्यम से, ठीक है, पहला कारण है। हिंदी में देखिए, ये 3 कोस्ट वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के प्रारूप को निर्धारित करते हैं, सामान्य परिसंचरण, ठीक है ना। तापीय ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी है, बहुत सारे ऊर्जा होता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर
अक्षांशों में हस्तांतरण सामान्य परिघटना को बनाए रखता है, ठीक है ना। ये मतलब ये जो हमारा विंड्स ऐसी कमाल है, ठीक है। अब देखिए इसका हमारा अगला क्या है, द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो अफेक्ट्स द ओशन। ये ओशन को भी प्रभावित करता है। कैसे? द लार्ज स्केल विंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर इनिशिएट लार्ज एंड स्लो मूविंग करेंट्स, ठीक है ना। ये जो विंड्स है ना, ये विंड्स क्या करती है, और जो हमारा वाटर होता है, जैसे हवा बह रही है इधर से, ये मान लो वाटर है, ठीक है। तो ये क्या है, विंड्स ये धक्का मारती है विंड्स को, सॉरी हमारा ओशन वाटर को। इससे क्या आता है, वेव्स बनता है, और वेव्स के रूप में जब ये वाटर, जब ओशन का वाटर फ्लो करने लगता है, उसी फ्लो ऑफ वाटर को क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। ओशन में है इसलिए क्या हो गया, ओशनिक करंट हो गया। करंट मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह ओशन करंट क्या होगा, जो ओशन वाटर का फ्लो हो गया तो क्या होगा, वो ओशन करंट हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, ये इन्हीं विंड्स के कारण होता है। सोचिए, तो ओशन करंट्स वगैरह ये सारा नहीं होता। ओशन इन टर्न्स, अब बदले देखिए, ओशन इन टर्न्स प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर। अब जब एयर क्या होता है, ओशन से पास करती है, तो एक तो ये एयर का मूवमेंट शुरू करता है, साथ ही साथ बदले में ओशन क्या देती है इसको, ओशन क्या आता है इसको, उसका वाटर वेपर देती है, मतलब वाटर भी एक्सेप्ट करती है यहाँ से, ठीक है ना, एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है ना। और एयर वाटर वेपर और यहाँ पे एनर्जी लेती है, ये दोनों एब्जॉर्व होता है। दीज इंटरेक्शन टेक प्लेस रेदर स्लोली ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ओशन। पूरे ओशन में ऐसा ही होता है। सोचिए, ये चीजें नहीं होता तो हमारे घर में जो बारिश होती है वो पानी कहाँ से आता, तो बस यही सारे हमारा क्या है, एयर के कारण, इसी सारे सर्कुलेशन के कारण। देखिए हिंदी में इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहद पैमाने पर चलने वाले पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को, ओशन करंट्स को प्रभावित करती है, उसी कारण फ्लो होता है महासागरीय करंट। यदि मान लो हवा नहीं होती, ये सारे विंड्स नहीं होता, ट्राई सर्कुलर या त्रिकोशिकीय परिसंचरण नहीं होता, तो हमारे महासागरीय धाराएं भी नहीं होती। महासागर वायु को ऊर्जा एवं जलवाष्प प्रदान करते हैं, और ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों में अपेक्षाकृत धीमे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा, आज का ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, ठीक है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको परमानेंट विंड्स। अगला जो दो मैं बताऊंगा, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स, अभी बाद में बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इससे पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जब ये हवा जब यहाँ से यहाँ आती है, तो ये हवा जब ऊपर में आती है कितना, 14 किलोमीटर ऊपर में यहाँ से पर, तो इसी को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जेट मतलब ये क्या है ना, मतलब जेट के जो 700-800 किलोमीटर स्पीड से चलती है, इसलिए इसका नाम है जेट। जेट मतलब जो हवा, जो हमारा एरोप्लेन है, जैसे लड़ाकू विमान है, उसके जैसा है। स्ट्रीम मतलब एक धारा में बहती है। देखिए ये क्या है, पोल के आसपास बहती है, इसके लिए पोलर जेट स्ट्रीम हो गया। ये यहाँ पे जो ऊपर में बह रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये क्या है, पोलर जेट स्ट्रीम। किसके बीच बहती है, 60-65 डिग्री और 30-35 डिग्री के बीच। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 0 डिग्री से इसके बीच में, इधर भी बहती है, इधर भी बहती है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ग्राफ को ध्यान रखना। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप इसमें, मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि इसमें डाउट हो सकता है, आप इसलिए जरूर मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, ठीक है ना, या फिर फ़ोन नंबर देता हूँ, फ़ोन करें, उसमें भी मैं बता दूंगा आपको, जितना डाउट हो तो, ठीक है। आज बस इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।